फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एडिटोरियल है इसमें हम लोग समझेंगे कि अभी जो इलेक्शन हुआ ईरान में उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, और जो फ्रांस में जो अभी इलेक्शन हुआ उसका क्या रिज़ल्ट हुआ। तो बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट है। ठीक है, अभी दिख रहा है स्पेशली यूरोपियन कंट्री में कि जो फार राइट जो आइडियोलॉजी है, फार राइट, जैसे एंटी इमिग्रेशन हो गया, नेशन फर्स्ट, यहाँ का जॉब यहीं के लोग को मिलना चाहिए, इस तरह का जो विचारधारा है ये यूरोप में ही बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, इस इलेक्शन का रिजल्ट से भी तुमको समझ में आ जाएगा। ये अलग बात है कि मैक्रोन ही सरकार बनाएगा, वो विषय दूसरा है, बट नंबर ऑफ जो सीट्स जो फार राइट को मिला है ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यूरोप भी और फार राइट आइडियोलॉजी में अपने आप को, है ना, अपने आप को वो कर रहा है, मतलब अपने आप को इंक्लाइन कर रहा है। सो इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो यूरोप है वो अपने लिबरल वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में। जैसे एग्जांपल में बात करूँ, जर्मनी के जो वाइस चांसलर थी पहले, इनका नाम था एंजेले मर्कल्स, ऐसे कुछ नाम था इनका। उन्होंने तो पूरी तरीके से माइग्रेशन पे ओके कर दिया था कि मेडिटेरियन सी से कोई भी क्रॉस करके आए हम असलम दे देंगे। बट नाउ यू सी द सिचुएशन ऑफ यूरोप इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, और हाँ, ईरान में भी देखो, ईरान में जो इस बार इलेक्शन हुआ, क्योंकि जानते हो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो एयर क्रैश में मारे गए, तो इलेक्शन तो होना ही था। तो ईरान में इलेक्शन हुआ तो रिफॉर्मिस्ट जीते हैं, ये भी अपने आप में गजब बात है। हम जानते हैं कि ईरान में जो पावर सेंटर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो क्लर्जी मैन रहता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है वो। तो ये रिफॉर्मिस्ट जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा ईरान में। समझ गए ना, फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल देखो, यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट आया है स्टूडेंट्स, और इसमें कैटेगरिकली कहा गया है कि इंडिया के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अपॉर्चुनिटी है वो बस 3 डिकेड्स तक ही है, यानी कि 2054 तक, 2054 तक हमारा लास्ट टाइम है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। उसके बाद ग्राफ डिक्लाइन हो जाएगा। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि जब ये 30 इयर्स का हमारे पास एक गैप है, इसमें हम लोग स्किल पे काम करें, करेक्ट, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल उठा सके लोगों का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। यदि काम नहीं किया जाएगा तो जो विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो विकसित भारत का जो सपना है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कहा ना 2047 तक, जब भारत अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा होगा, तब भारत को क्या बनना चाहिए? विकसित भारत बनना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको फुली कैपिटलाइज करो। और ये ब्रैकेट आपके पास ओनली 3 डिकेड्स है। हम लोग नॉर्मली यही बोल रहे होते हैं, बट इस डेटा में भी, इस स्टैटिक्स में भी ये बात पता चलता है। समझ गए ना। नेक्स्ट वन, FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर द एड्रेसिंग द इशूज़ ऑफ फार्मर्स। फार्मर का जो कंसर्न है, फार्मर का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए FPO को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और कई दिन से हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी देखो ड्राफ्ट समझते हो ना, अभी जस्ट अभी कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ड्राफ्ट के बाद फिर रूल्स बुक बनता है, तो इट विल टेक टाइम, मगर ड्राफ्टिंग स्टेज पे FPOs के बारे में अच्छा खासा, है ना, पेपर तैयार किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे क्यों FPOs इम्पोर्टेंट है इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रांडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे फार्मर है, उनको ब्रांडिंग का उतना समझ नहीं है, ना ही उनको वैल्यू एडिशन का समझ है। तो ऐसे केस में FPO ही ऐसा संस्था है, FPO ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर्स के हित के लिए काम कर सकता है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो नारा है कि डबल कर देंगे इनकम, तो डबल इनकम हो सकता है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, हो सकता है, बट उसके लिए फोर फ्रंट पे यदि किसी को आगे बढ़ना होगा तो FPOs, क्योंकि हम जानते हैं कि अमूल का देखो डेयरी सेक्टर कहाँ से कहाँ निकल गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यदि FPOs को भी बहुत मजबूत कर दे हम लोग, तो बिल्कुल जो सपना है कि फार्मिंग जो है इकोनॉमिकल वाइबल प्रैक्टिस हो, तो ये पॉसिबल है यदि FPO के ऊपर अच्छे से काम हो तो। समझ गए ना।
एसेंस यही है एडिटोरियल्स का। तो चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन पहले ईरान का देखते हैं, उसके बाद फिर फ्रांस का देखते हैं। देखो फ्रांस में भी हंग पार्लियामेंट है क्योंकि किसी को मेजोरिटी नहीं मिला है। जैसे इस बार भारत में किसी को मेजोरिटी नहीं मिला है, इसलिए अभी एनडीए का सरकार है, तो इसको बोलते हैं हंग असेंबली। ठीक है, देखो रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट इन ईरान एंड हंग पार्लियामेंट इन फ्रांस। तो क्या है देखते हैं स्टूडेंट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ, जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को, ईरान में बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पावर शेयरिंग का। प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल नहीं है, उससे ऊपर भी पावरफुल होता है, जिसको बोलते हैं क्लर्जी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है ये, समझो। उस समय गलती से मैंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बोल दिया था, माय मिस्टेक। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट फ्रांस में होगा, उसको थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। जहाँ तक सवाल है ईरान का, तो अभी रिसेंट टाइम में ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, उनका एयर क्रैश में उनका निधन हो गया, इसलिए इलेक्शन तो इनिवेटेबल था, इलेक्शन तो होना ही था। अब इस बार जो इलेक्शन हुआ स्टूडेंट, ये भी चौंकाने वाली बात है। इलेक्शन जो हुआ तो जो जीता है कैंडिडेट, वो खुद रिफॉर्मिस्ट पर्सन है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। और कहो इसे रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, वो खुद चाहता है कि ईरान में एक रिफॉर्म्स आए। देखो ईरान लंबा समय से अभी प्रोटेस्ट से गुजरा है, वहाँ पे जो तुम्हारा बुरखा का जो था वो इशू, कि बुरखा नहीं होना चाहिए। तो जो बुरखा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग ही जीत के आए हैं, रिफॉर्मिस्ट पार्टी है, मगर उसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रियल पावर है वो दूसरे के पास है। ठीक है, तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, वहाँ का सिस्टम क्या है देखो। तो रिफॉर्मिस्ट मसूद है ना, पेजिस्कियान, ये ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीते हैं, यानी कि ये प्रेसिडेंट बने हैं। ये ज़रूरी था क्योंकि सिटिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम रसी का एयर क्रैश में दुर्घटना में इनका निधन हो गया। और इस समय प्रेसिडेंट बने हैं जहाँ पे ईरान खुद मल्टीपल सैंक्शंस को फेस कर रहा है। इसके ऊपर कैट्सा लॉ लगा, यूरोप ने भी सैंक्शन लगाया है। याद करो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से भी वो निकल गया था, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। ईरान न्यूक्लियर डील जानते हो ना, यदि ये डील सही होता यूएस के साथ तो ईरान को बहुत राहत मिलने वाला था, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है बिल्कुल पसंद नहीं करता था ईरान को, अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इस बार देखो, इस बार श्योर है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत जाएगा, क्योंकि कल ही जो बाइडन ने अपना पत्र दे दिया कि जो बाइडन नहीं लड़ना चाहता इस इलेक्शन में, तो ये बड़ी बात है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हु, जब ऐसा हो तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अभी जस्ट डोनाल्ड ट्रंप को देखो एक गोली भी मारा, तो सिंपैथी तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ पा रहे हो ना। तो इस बार मतलब मैं कह सकता हूँ कि 95% चांस, हालांकि बाद में कुछ भी हो सकता है, अभी जो दिख रहा है यहाँ से कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है, समझ गए ना। तो अभी इस स्थिति में वो प्रेसिडेंट बना है जहाँ पे वो दुनिया भर का सैंक्शन फेस कर रहा है कंट्री, हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया वहाँ पे, और यूथ लोग बहुत ही बेरोजगार है। जैसे भारत में बेरोजगार है ना, उस तरह ईरान में भी उसी तरह के लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट, समझे। तो अब देखो कंट्री देखो, और हर समय इस कंट्री पे आरोप लगता है कि मिडल ईस्ट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे देखो सिया सुन्नी के कन्फ्लिक्ट में सिया को रिप्रेजेंट करने वाला ईरानी है, इसका हिजबुल्ला जो लेबनान में एक्टिव है, इसका देखो यमन में देखो हौदी रेबल्स, फ़लस्तीन में देखो हमास, सब तो प्रॉक्सी है इसका ईरान का, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिडल ईस्ट में। इसके जितने भी प्रॉक्सी है सब एक्टिव है अलग अलग कंट्री में, समझ गए। इनफैक्ट इसका जो गार्ड है, वही गार्ड जो बनाया गया था शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी गार्ड बहुत सारा कंट्री में प्रेजेंट है, उस तरह का गार्ड सब भी। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, प्रेसिडेंट बना, वो भी रिफॉर्मिस्ट आदमी प्रेसिडेंट बना, तो लोगों के समझ में, मतलब लोगों के मन में आएगा ना कि चलो भाई प्रेसिडेंट बना है, ये बहुत कुछ रिफॉर्म करेगा, क्योंकि रिफॉर्मिस्ट ही है तो बहुत कुछ रिफॉर्म करेगा। मगर हम जानते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इससे पहले म्यांमार था, चाहे अभी ईरान हो, जो अनइलेक्टेड जो लोग सब है वो भी बहुत सारा पावर एक्सरसाइज करता है, जबकि वो जनता से चुना हुआ नहीं है। जैसे क्लर्जी थोड़ी जनता से चुना है, वो तो इस्लामिक प्रोसेस से चुना हुआ आदमी है। एग्जाम्पल ये तुम डीप स्टेट पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो,
वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी तो मिलिट्री का हर समय दखल रहता है। इससे पहले जब आंग सान सू की का जब सरकार था म्यांमार में, तो वहाँ पे भी यही था, सिविलियन प्लस जुंटा। अभी तो जुंटा ने पूरा कूप कर दिया, समझ पा रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में है, उस तरह यहाँ पे भी है कि जो रियल पावर है वो नेक्सस है, इलेक्टेड प्लस अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। और ईरान में तो और गजब है कि जो रियल पावर है वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के पास है, रियल पावर। हाँ, ये देखो ईरान का भी वही है कि ईरान में क्या है, कैटेगरी ऑफ अनइलेक्टेड क्लरिक्स, यानी कि एक सबसे हेड है और उसके आसपास क्लर्जी मैन सब है, नोबल्स लोग सब है। जो पहले होता था ना राजा लोग कि एक थियोक्रेटिक स्टेट सुने हो ना, जैसे दिल्ली सल्तनत पे भी बात होता है ना कि क्या दिल्ली सल्तनत थियोक्रेटिक स्टेट था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तुमको थियोक्रेटिक स्टेट समझना है तो ईरान है। जो सबसे बड़ा जो पावरफुल है वो एक क्लर्जी है और उसके आसपास क्लर्जी मैन सब, एक नोबल्स, सब धर्म से ही आते हैं, इस्लाम से ही आते हैं। और सरिया लॉ में जो दिया गया उस हिसाब से फॉर्म है वहाँ पे। क्योंकि 70s में जब जानते हो ईरान का जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर वो बन गया इस्लामिक कंट्री बन गया, उससे पहले इस्लामिक नहीं था वो। तो ईरान भी 100 साल के अंदर बहुत सारा अलग अलग रेवोल्यूशन से गुजरा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 85 ईयर ओल्ड, देखो सुप्रीम गाइड है, वही हेड ऑफ द स्टेट है, वही सुप्रीम लीडर है, उनका नाम है अयतुल्ला अली खामेनी। तो देखो अयतुल्ला अली खामेनी ही सबसे पावरफुल हेड है और वो क्लर्जी है, समझे ना। मुस्लिम का जो होता है उलेमा कह सकते हो, सबसे हेड 85। तो वो कुछ भी करते रहे प्रेसिडेंट, ये वो कर सकता है, नलीफाई कर सकता है उसके एक्शंस को। सबसे पावरफुल यही है, समझ पा रहे हो ना। तो ये जीतने के बाद भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अब पढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि रियल पावर जो एंजॉय कर रहा है वो अनइलेक्टेड लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, तो अब देखो, अब जो हार्ड लाइन इस्लामिज़म है, क्योंकि ये तो बहुत इस्लामिक स्टेट है, ध्यान रहे हो ना, ईरान क्या है, इस्लामिक है। स्टेट बोलना गलत बात है, इस्लाम पूरा इस्लाम सरिया लॉ के हिसाब चलता है। तो अब ये जैसे वहाँ पे बुरखा को लागू करना या इस्लाम का जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको लागू करने के लिए एक वहाँ पे अपना आर्म्स भी बनाया हुआ है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और यही कॉर्प्स था ना जिसने बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के साथ एक तरह से शोषण किया था कि यदि कोई महिला बुरखा पहन के नहीं जाएगी तो ये एक्शन ले लेता था। ये गार्ड को बनाया गया था इसलिए, समझ पा रहे हो ना। तो ये गार्ड पूरी तरीके से सरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। बताओ, लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला कोई और गार्ड होगा, वो पुलिस सिस्टम होगा। ये जो गार्ड है, ये जो कॉप्स दिख रहा है तुमको, ये सरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। ठीक से लोग बुरखा पहनना है कि नहीं पहनना है, गर्ल्स लोग, ये सब चीज़ चेक करने के लिए, समझे। अब बताओ, ये एकदम बहुत बड़ा पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसे लड़ना मतलब इम्पॉसिबल है एक तरह से। हाँ, जानते हैं हम लोग कि अच्छा खासा इसका पकड़ है ईरान का, ये इसका फोर्स का अच्छा खासा पकड़ है। देखो इराक में, अफ़गानिस्तान में, लेबनान में, फ़लस्तीन में, बताए ना हमास है फ़लस्तीन में, यमन में हौदी रेबल्स के रूप में प्रॉक्सी प्रेजेंट है, फ़लस्तीन में ये हमास, और लेबनान में हिजबुल्लाह, ये सब एक्टिव है इसका। तो ऐसे केस में देखो, ये जो प्रेसिडेंट है वो केवल एग्जीक्यूटिव आर्म है तुम्हारा अयतुल्ला का, जो सबसे हेड है। तो प्रेसिडेंट कुछ भी किया, यदि वो पसंद नहीं आया, टर्न डाउन कर सकता है। तो क्या हुआ इलेक्शन का, रियल पावर तो उसके क्लर्जी मैन के पास ही है, अयतुल्ला के पास ही है। आगे देखो, हाँ, भारत के साथ कैसे देखते हो, क्योंकि अभी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक तरह से कह सकते हो, इलेक्शन हुआ, जीता कोई दूसरा कोई, क्योंकि ये हार्डलाइनर पार्टी से नहीं है स्टूडेंट, ये बात समझना होगा तुमको, ये हार्डलाइनर नहीं है, रिफॉर्मिस्ट है। तो क्या भारत के साथ कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखो तुम लोग खुद सोचो कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कार्सा लॉ लगा दिया ईरान के ऊपर, रसिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और ये भी जानते हो कि नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में भी आता है तुम्हारा FATF का, ईरान भी आता है। अब तो म्यांमार को भी डालने का बात था जुंटा रेबेलियन की वजह से, हाँ डाल दिया था उसको। तो बात समझो यहाँ पे, तो ऐसे केस में हमने गलती किया। हमने क्या किया कि ईरान के साथ वो तोड़ लिया, दिल्ली तोड़ लिया, क्योंकि ईरान के साथ भी अच्छा खासा हमारा सामान सब, क्रूड ऑयल सब आता था। बट उस समय हमने US के प्रेशर में आके काम बिगाड़ दिया। और ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाबार पोर्ट, क्योंकि बगल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो बगल में ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे। तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबार पोर्ट बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और चाबार पोर्ट तो बहुत पहले से चला था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही बात चल रहा था चाबार पोर्ट के बारे में।
और दूसरी बात है INSTC, है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, जो तुम्हारा ट्रांजिट कॉरिडोर है यूरोप तक पहुंचने का, है ना। अभी यूरोप तक पहुंचने का जो रूट है जानते हो, स्विस कैनाल से, करेक्ट, रेड सी क्रॉस करके फिर स्विस कैनाल से, फिर मेडिटेरियन सी, फिर ऐसे घूम के जाना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घूम के ऊपर जाना। बट अब INST से क्या है, तुम्हारा वहाँ पे बाकू पोर्ट है ना। तो इस तरफ यूरोप में कंटिनेंट, और वो मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है, कुछ दूर पानी में, कुछ दूर रोड पे, इस तरह कुछ। तो चाहे INST से बात हो, चाहे अशगाबाद एग्रीमेंट का बात हो, सेंट्रल एशिया पहुंचने का, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का बात था, क्योंकि सेंट्रल एशिया क्या है, बहुत ही रिजर्व है वहाँ पे। तो चाहे अशगाबाद एग्रीमेंट हो, चाहे INSTC का बात हो, चाहे तुम्हारा चबहार पोर्ट का बात हो, स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, तो इंडिया ने इस बार रिवाइव कर दिया, तो उस समय प्रेसिडेंट कोई और थे, अभी प्रेसिडेंट आए, तो इंडिया के साथ रिलेशन कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला, एज इट इज़ रहेगा, समझे। तो वही लिखा गया वहाँ पे, देख सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री पहले पर्सन बने जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इनको जीतने के बाद। और दोनों ही जानते हो, दोनों ही कंट्री रीजनल कनेक्टिविटी अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को बना के, है ना, जिसमें इंडिया रशिया से कनेक्ट होगा, वही यूरोप से कनेक्ट होगा। 10 साल का देखो इंडिया ने साइन भी कर लिया चबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए, बात समझ रहे हो ना। और दूसरी बात है कि देखो कैसे इंडिया बैलेंस करता है, उधर देखो इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया, तो इसका मतलब फ़लस्तीन का अपोज इंडिया आया। अच्छा, कि फ़लस्तीन का प्रॉक्सी क्या है, ईरान है ना जी, कनेक्शन है ना फ़लस्तीन और उसका हमास का कनेक्शन है। उसके बाद भी यस वी आर बैलेंस, ये बड़ी बात। और ईरान भी देखो, ईरान भी इंडिया खोना नहीं चाहता। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो तो हमेशा चाहेगा कि इंडिया साथ ही रहे। हम फालतू का दबाव में आ गए थे ना, बट अब हम दबाव में नहीं हैं। अब हमको जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे, क्योंकि यही रीज़न है कि फिर हम चबहार पोर्ट को रिन्यू करने के लिए गए हैं, 10 साल का एग्रीमेंट करने के लिए। वही चबहार पोर्ट में शहीद बेस्टी जो टर्मिनल है, उसी को हम लोग रिन्यू करने जा रहे हैं। चबहार पोर्ट में एक शहीद बेस्टी टर्मिनल है, समझे ना। हाँ, तो देखो अब इसलिए कह सकते हो कि प्रैग्मेटिज्म इंडिया और ईरान का रिलेशन को आगे बढ़ा रहा है, प्रैक्टिकलिटी, खाली वो आइडियोलॉजी से नहीं चलने वाला है अभी, है ना। इंडिया को ईरान से फ़ायदा होगा, ईरान को इंडिया से फ़ायदा होगा, उस हिसाब से हम चलेंगे, अपने इंटरेस्ट में चलेंगे, वैल्यूज़ पे चलने से कोई मतलब नहीं बनता। और अभी किसी के दबाव में हम काम नहीं करने जा रहे हैं। आया समझ में ये ना। तो चलो, ये ईरान का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जो पार्लियामेंट, जो हंग असेंबली बना है फ्रांस में। तो फ्रांस में रिसेंट टाइम में इलेक्शन हुआ था, जानते हो। इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ बटोरा है इलेक्शन में, क्योंकि चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। देखो, फ्रांस के पास हंग पार्लियामेंट है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला। हाँ, समझ, 577 मेंबर असेंबली में। देखो वही यूके, देखो यूके में गजब हो गया ना, 412 सीट मिला है, जो अपोजिशन में था। अभी ऋषि सुनक देखो, अब ऋषि सुनक लीडर ऑफ पार्टी भी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, उस पर भी सवाल उठ रहा है। एनीवे, वो यूके का इलेक्शन। अब फ्रांस में देखो कितना है सीट टोटल, 577 है। देखो वो तो अच्छी बात है कि लास्ट, देखो ये लग रहा था फ्रांस में, अब कैसे लग रहा था, अभी इलेक्शन हुआ था ना यूरोपियन कमीशंस का। तो जब यूरोपियन कमीशन का जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी लग गया कि फार राइट का बहुत ज़्यादा ही एज है, जो कि हम एडिटोरियल में पढ़ा दिए थे तुम लोग को, बच्चे लोग हम पढ़ाए थे तुम लोग को। तो जब इलेक्शन हुआ था यूरोपियन कमीशन का, तो उस समय ही फार राइट सबसे आगे चल रहा था फ्रांस में, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो 28 नेशंस इन्वॉल्व है ना, समझ गए ना। हाँ, तो सभी नेशंस इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है आपको मूड ऑफ द नेशन पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है उस कंट्री में, फ्रांस में। तो देखो वो तो लास्ट, अच्छी बात है कि लास्ट मिनट अलायंस हुआ लेफ्ट और ग्रीन पार्टीज़ का, तब दोनों मिलकर जब जाकर 182 सीट्स मिला है। जैसे इंडिया में इंडिया अलायंस बना ना, इसके वजह से देखते हो कितना सीट बढ़ोतरी हुआ है। तो इन लोग को भनक लग गया था कि राइट का वो बढ़ रहा है तेज़ी से, यदि साथ में नहीं आएंगे तो राइट हो सकता है राइट उठा ले, जीत जाए। इसलिए काटने के लिए ये दोनों मिला, लेफ्ट पार्टी और ग्रीन पार्टी, और 182 सीट सबसे ज़्यादा मिला है इसको। जो मैक्रोन का जो पार्टी है वो असेंबल कोलिशन पार्टी है, उसको 168 मिला है। और नेशनल रैली देखो, अच्छा मैक्रोन का जो पार्टी है वो सेंट्रल पार्टी है, बीच का पार्टी, विचारधारा होता है ना, लेफ्ट और राइट और सेंटर सब विचारधारा, आइडियोलॉजी है। फार राइट को देखो, फार लेफ्ट को कितना मिला, एकदम
फार लेफ्ट है उसको 182 सीट्स मिला, सेंटर को मिला कितना 168 मिला, और जो फार राइट है जो एंटी इमिग्रेशन पे बात करेगा कि हम किसी घुसपैठिया को आने नहीं देंगे, उसको देखो उसको भी कम नहीं 143 सीट्स मिला, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, समझे। तो अब यहाँ पे जिस हिसाब से अच्छा खासा पड़ा है, इसका मतलब वोट तीनों टुकड़ी में डिवाइड हुआ ना, मोर और लेस कहोगे 3 ग्रुप में गया है, हालांकि एलाइज सभी उसमें है। इसका मतलब क्या है कि हर लोग का सोचने का नज़रिया अलग है, कई लोग कलेक्टिवली सोच रहे हैं, कई लोग इंडिविजुअली सोच रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कई लोग को लग रहा होगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमारा जॉब खा रहे हैं, तो ऐसे लोग फिर फार राइट को वोट देंगे। कई लोग को लग रहा है कि नो, हम यूरोप का नेशन से शुरू से हमारा उदारवादी छवि रहा है, लिबरलिज्म रहा है, क्योंकि फ्रांस इज़ नोन फॉर द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस पूरा दुनिया में जाना जाता है इस चीज़ के लिए, इसका मतलब बहुत लिबरल वैल्यूज़ के लिए जाना जा रहा है। फिर ऐसे जो लोग होंगे तो फिर वो मैक्रोन को वोट देगा या फिर लेफ्ट को वोट देगा, वो समझ पा रहे हो ना। इसलिए बटा है सीट्स सब, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा गया कि इलेक्टोरेट स्प्लिट हुआ है, चॉइस ऑफ ग्रुप राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स, समझ रहे हो ना। यानी कोई राइट में गया, कोई लेफ्ट में गया, अपना अपना जो भी उसका इच्छा था उस हिसाब से वोट बटा है। यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है फ्रांस का, इंडिया ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट है तो नॉमिनल हेड है, मेन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो मेन पावर है प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा पावर है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर, समझे ना। देखो और गजब बात है कि अब किसी एक पार्टी का तो सरकार बनेगा नहीं, जो बात है ना, तो 2 पार्टी का बना है, दोनों पार्टी मिल के आएगा तभी बहुमत मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी से रहेगा और प्रेसिडेंट किसी और पार्टी से रहेगा। और ये नया चीज़ नहीं है, 1990 से पहले देखोगे तो यही फ्रांस में होता था। यानी कि फ्रांस में भी देखो बहुत दिन बाद वो सिस्टम आया। जैसे इंडिया में देखो 10 साल बाद फिर गठबंधन का सरकार बना ना, तो इस बार जो 2024 में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, किसी का भविष्यवाणी है कि सत्ता परिवर्तन होगा, और हो रहा है, दिख रहा है। इंडिया में भी तो बहुमत से कोई जीता तो नहीं है इस बार। फ्रांस में देखो क्या हो गया, यूके में देखो क्या हो गया, देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या होने वाला है। तो इससे फील कर सकते हो कि इस बार 24 में जो इलेक्शन होगा वो बहुत पलट देगा चीज़ों को, समझे। अभी यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट, देखो बोल रहा है ना, प्रेसिडेंट किसी दूसरे पार्टी से हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी दूसरे पार्टी से हो सकता है। हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा पावर है, वो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी चलाता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, डोमेस्टिक पॉलिसी पे ही कंसंट्रेट करता है। दैट इज़ द डिफरेंस। यानी कि प्रेसिडेंट के पास पूरा फॉरेन एक्सटीरियर फॉरेन जो रिलेशन है वो पूरा प्रेसिडेंट ही देखेगा। कभी देखे हो प्राइम मिनिस्टर को, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में आते हुए? नहीं देखेगा तुमको, डायरेक्ट मैक्रोन ही आएगा। आज जो लाइमलाइट में रहेगा हमेशा मैक्रोन ही रहेगा। तुम लोग जानते भी नहीं होगे कि क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर का, गैब्रियल कुछ नाम करके है, मगर हाँ तो मैं लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मेन पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो पावरफुल रहता है उसी का नाम रहता है हमें याद। देखो वही बोला कि बहुत ही विचित्र सिस्टम है जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, समझ रहे हो ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का चेक एंड बैलेंस। जैसे इंडिया में भी चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है, मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में चेक एंड बैलेंस है। ये अपने आप में गजब बात है। और 90s में होता था, पहले होता था ये, अब न्यू नॉर्मल हो गया फ्रांस के लिए ये। हाँ, समझ गए ना स्टूडेंट। तो इस बार देखो जो वही इलेक्शन का जो रिजल्ट आया बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया फ्रांस का भी। है मामला छोटा ही, बट ये है कि इससे एक ऐसे बन सकता है, सुंदर ऐसे निकल सकता है कि अभी पूरा वर्ल्ड में जो फार राइट है उसका आइडियोलॉजी पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वाई? तो बहुत कुछ तुम लोग जब लिखोगे तो इंस्टेंट्स ये सब दे सकते हो कि फ्रांस में इलेक्शन हुआ, ऐसा हुआ। हाँ, यूके में भी इलेक्शन हुआ तो अच्छा खासा वोट शेयर मिला है, राइट जीता नहीं है, मगर वोट शेयर बहुत अच्छा मिला है उसको। वोट शेयरिंग 13 या 14% वोट शेयरिंग मिला है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एक बार आपका वोट शेयरिंग मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम चांस है कि आप और थोड़ा बेटर करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सीट्स, आप सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। चलो सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। इंडिया हैज़ ओनली 3 decades टू ग्रो रिच, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी। समझो बात को, बहुत सुंदर मैं कहूँगा एडिटोरियल है, लॉट्स ऑफ डेटा, एंड डेटा भी बहुत ही अट्रैक्टिव डेटा है, मतलब मज़ा आ जाएगा जान के। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट अपना रिलीज़ किया।
और इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है? यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सबसे अधिक होगा, वो 2080 तक होगा और पॉपुलेशन तब तक 1000 करोड़ हो जाएंगे। अभी कितना है? अभी कहोगे तो 8500 करोड़ है, सॉरी 500 क्या है? 800 करोड़ है, सिंपल कहें तो। जैसे इंडिया में कितना है अभी? 140 करोड़। सिंपल बात, देखो कैलकुलेशन करना इजी है, उतना कठिन नहीं है। भारत में 140 और तुम्हारा उस तरफ चाइना में कितना? 140 रफली ले रहे हैं, ऐसे तो 144 है भारत में, ठीक है। तो 140 मान के चलते कितना हो गया? 250 के आसपास रफली 200। यानी कि दुनिया में 100 आदमी है तो 17 आदमी इंडिया में है और 17 आदमी चाइना में है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना का ही। और सेकेंड लेवल पे कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे लगभग 33-34 करोड़ पॉपुलेशन है। अब इस आंकड़ा में देखो, ये जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि अब पाकिस्तान यूएसए को पीछे कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इंडिया तो अभी सबसे आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुका है। तो अभी देखो 850 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल, 850 करोड़ पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड का। तो 2080 तक टोटल कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम कितना जाएगा? 1000 करोड़ पॉपुलेशन। और उसके बाद ग्राफ घटते चला जाएगा। तो कहोगे कि सर इंडिया में तो ऐसे भी फर्टिलिटी रेट 2 पे तो आ ही गए हम लोग, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी कम आ गए, क्योंकि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस करना। और अभी हमारा फर्टिलिटी रेट कितना है? 2 है रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से। मगर जो पॉपुलेशन मोमेंटम है उसको ठहरने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीपल क्रिएटेड, वो टाइम लगेगा। तभी तो हम जो इसलिए तो 2054 तक ही ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज रहेगा। उसके बाद देखोगे 10 साल बाद और है ना, 2060-70 में हमारा पॉपुलेशन भी नीचे जाना शुरू कर देगा, मैक्सिमम रीच पहुँचेंगे। अभी जैसे 144 हुआ ना, अभी बढ़ेंगे 150-160 तक जाएगा, फिर उसके बाद ग्राफ नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एज अ वर्ल्ड का एज अ होल देखोगे तो 2080 तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। और ये होगा कारण क्या है कि अफ्रीकन पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि अफ्रीका में जानते हो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है। जैसे सब साहारन अफ्रीका हो गया, जो भी साहेल रीजन तुमको दिखता है, जैसे सोमालिया हो गया, DRC हो गया, सब देखो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है एक तो, और पॉलिटिकली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मिलिट्री कूप हो सकता है। हम जानते हैं मिलिट्री एक कूप कॉरिडोर है ना। UPSC ने भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, 24 में ही पूछा, 23 में ही पूछा इससे रिलेटेड। बात समझो स्टूडेंट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऐड होने चाहिए। जैसे इथोपिया हो गई, इथोपिया तो सब ज़्यादा पॉपुलेशन है अफ्रीका में। नाइजीरिया देखो, नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाँ, नाइजीरिया में बहुत पॉपुलेशन है, इनफैक्ट नाइजीरिया सबसे ज़्यादा है। मगर ये सब क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। UPSC का 2024 का यही क्वेश्चन था, उसमें सिंपल तुम नाइजीरिया इथोपिया निकाल देते तो तुम्हारा आंसर बन जाता। अफ्रीका में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ पर पॉपुलेशन घटेगा, वहाँ हर कंट्री ही का पॉपुलेशन बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे समझो, तो ये जो बोला जा रहा है, आंकड़ा बोला जा रहा है कि 2080 तक, यानी कि 2080 जब ईयर हम लोग अचीव करें, अभी 2024 में है, तब तक मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 1000 करोड़। हाँ, मतलब 10 बिलियन। रीज़न क्या है कि सब साहारन में पॉपुलेशन ऐड होने जा रहे हैं। अब थोड़ा इधर भी देख लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा भारत का देख लेते हैं। ये तो पूरा वर्ल्ड का एज अ होल हो गया। इंडिया बिल्कुल आगे रहेगा, चाइना से तो आगे रहे, क्योंकि हम लोग उसको बीट कर दिए, तो आगे भी हम लोग आने वाले समय में भी हम ही लीड कर रहे होंगे पॉपुलेशन में, नंबर 1। हाँ, पाकिस्तान देखो, आने वाले समय में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट को पीछे कर देगा पॉपुलेशन में, ठीक है। और ये स्टेबल हो जाएगा तुम्हारा जब इसका कह सकते हो कि 39 करोड़ पहुँच जाएगा पॉपुलेशन, तब ये यूनाइटेड स्टेट को पीछे कर देगा। यानी कि आने वाले समय में जब अभी यूनाइटेड स्टेट, अभी कितना है यूनाइटेड स्टेट? 33-34 करोड़ है इसके आसपास। जब पाकिस्तान का 39 करोड़ हो जाएगा आने वाले समय में, तो पीछे कर देगा वो, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा खासा फर्टिलिटी रेट है। हाँ, इंडिया का पॉपुलेशन देखो, भले ही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 2054 तक है, यानी कि 3 डिकेड्स है, हमारा जो पॉपुलेशन जो घटेगा वो 2062 के बाद घटेगा। यानी कि 2054 में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड रुक जाएगा।
पॉपुलेशन जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा वो 8 साल बाद कह सकते हो, 62 के बाद हमारा पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। दोनों में रिलेशन समझ पा रहे हो ना? हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या लेते हैं हम लोग? 15 साल से लेके 65 साल से नीचे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में हम लोग क्या लेते हैं? 15 साल से लेके 60 ईयर्स तक लेते हैं, 59 ईयर्स तक, 60 से नीचे 59 तक, 60 साल बाद रिटायर हो जाता है यहाँ पे। हाँ, मगर हम जानते हैं कि हम 65 साल तक काम करवा सकते हैं। जब इंडिया में भी पॉपुलेशन एजिंग होना शुरू हो जाएगा तो 65 साल ही तक करवाएंगे काम। अभी इंडिया में हम लोग 60 साल इसलिए करवाते हैं क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड वाइड देखोगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या है डेफिनेशन? अबव 15, यानी 15 शुरू हो जाएगा और 65 से नीचे। और ऐसा पॉपुलेशन देखोगे तो अभी इंडिया में 68-69% है ओवरऑल। ये देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल होने का मतलब है कि जो अभी आपको 68% दिखता है वो आने वाले समय में 70 होगा, 72 होगा, बट 2054 आते आते ये फिर ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक रिसेंट आंकड़ा आया था, उसके हिसाब से शायद नीति आयोग का था या फिर किसी संस्था का था, उसने ये कहा था कि 2050 तक हमारा जो 65 ईयर्स वाले जो लोग हैं उसका जो आबादी है वो 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, अभी लगभग 10% के आसपास है। तो इससे तुम स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि आने वाले समय में तुम्हारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, समझे ना, और ये जो डिपेंडिंग जो पॉपुलेशन है, डिपेंडिंग पॉपुलेशन में तो क्या है, 0 से लेके 14 साल का और 65 से अबव, उसका संख्या बढ़ जाएगा। उसका संख्या बढ़ने का मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होना। आया समझ में ये चीज़? देखो वही चीज़ लिखा गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया विल बी टिल 2054। देख रहे हो ना? तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो रेशियो बढ़ते चला जाएगा वो 2054 तक ही होगा। उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। और पॉपुलेशन एज अ होल जो घटना शुरू हो जाएगा कब? 2062 तक। समझे? वही वहाँ पे लिखा गया, डिपेंडेंसी रेशियो अभी बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? 2054 तक बढ़ेगा। वही, और जो आपका जो डिपेंडिंग जो पॉपुलेशन है, जो 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर, उसको जोड़ो, ऊपर डालो, और नीचे वर्किंग एज पॉपुलेशन, उससे तुम्हारा निकल जाएगा, कि डिपेंडेंसी रेशियो कितना है। और ये डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने वाला है आने वाले समय में। समझ पा रहे हो ना? यानी कि 2054 के बाद। हाँ, तो देखो हमारे पास मात्र 3 डिकेड है आगे बढ़ने के लिए। इसी 3 डिकेड में हमें वाइजली काम करना होगा, अदरवाइज हम भी मिडिल इनकम लेवल में फंस जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ से तुम लोग को कुछ आंकड़ा देना है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 13,000 पर डॉलर यदि पर कैपिटा हो तो आप डेवलप कंट्री के उसमें आ जाते हो, मतलब रैंकिंग में आ जाओगे। डेवलप कंट्री 13,000 होना चाहिए। अभी भारत कितना है? 2500 के आसपास है, वही 2200 से लेकर 2500 के आसपास है। तो भारत तो बहुत पीछे है, भारत तो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। जहाँ तक मोदी जी का जो नारा है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो उसके लिए यदि इन्फ्लेशन सबको जोड़ दिया जाए तो कम से कम होना चाहिए आपका 22 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। 22-23 समझे, $1,000 होना चाहिए पर कैपिटा। तो अभी तुम 2500 में हो और तुमको 22 वहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है, बहुत बड़ा गैप। और 3 डिकेड्स में तुमको ये अचीव करना है, तो कैसे बनोगे? सवाल ये है। समझ गए ना? हाँ, तो करना होगा। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? स्किल अपग्रेडेशन होना चाहिए, है ना, स्किल बढ़ाना चाहिए। खाली एम्प्लॉयमेंट, खाली सिंपली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से नहीं होगा विद्यार्थी लोग, समझे ना। मैन पावर जो है आपका वर्कर, वो स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन, गुड एजुकेशन, इसको फैलाने की ज़रूरत है। नहीं तो यदि डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग टाइम पर रियलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन के साथ डेवलप कंट्री बनना बहुत बड़ा चुनौती है। तो अभी हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसके साथ ही हम बन सकते हैं, इसके साथ ही चांसेस है। इसलिए क्वालिटी जॉब सब होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, वही बोला कि एजिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए जो भी समय हमारे पास 3 डिकेड्स है अभी कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज फिर असंभव है उस चीज़ को करना। कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन देखो, FPOs कैन मेक a huge difference in inputs, branding, processing and your marketing।
GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो मामला क्या है, जैसे मैंने कहा कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी अभी रिलीज़ किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, किसके ऊपर, FPOs के बारे में। देखो FPOs के बारे में कुछ साल पहले मोदी जी भी बोले थे, नहीं जब किसान का आंदोलन हो रहा था तो उस समय मोदी जी बोले थे, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि FPOs को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी बात है, FPOs को मगर गैप था। अब इस बार जो ड्राफ्ट पॉलिसी आया इसमें क्या है कि जो भी यदि कोई भी FPOs छोटा है तो उसको फिर से रीओरिएंट किया जाए, उसको थोड़ा और बेटर बनाया जाए। अच्छी बात है। देखो अब खुद जो मिनिस्टर है आपके एग्रीकल्चर, वो खुद शिवराज चौहान है, और शिवराज चौहान अपने काम के लिए जाना जाता है। इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन, ठीक है ना, हम्बल पर्सन, काम करने वाले हैं। जो CM रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वही अभी क्या है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो उनसे तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, वो करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या कि मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है एक। उसने जस्ट अभी रिलीज़ किया ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी एंड FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यही बात है कि जो भी FPOs अभी तक है उसको फिर से कंसोलिडेट करना है। यदि कम मेंबर है तो 2 FPOs को ज्वाइन करके एक FPOs बनाना है, ऐसे करके, ताकि उसमें मेंबरशिप अच्छा रहे। समझ गए ना? हाँ, नया फॉर्म बनाना है, ताकि देखो फार्मिंग एक ना इकोनॉमिक वाइबल प्रोफेशन बन सके। नहीं तो अभी कोई फार्मिंग करना नहीं चाहता है, नहीं, किसान का नहीं चाहता, किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा भी किसान बने। तो वाइबल वही इनकम ओरिएंटेड फार्मिंग बनाना चाहता है, और ओवरऑल फार्मर्स को इससे ही फ़ायदा होगा। तो ये अपने आप में एक वेलकम कह सकते हो, वेलकम साइन है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। क्योंकि जानते हो कि हमारे कंट्री में सबसे अधिक जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही है, 85 to 86%। समझे? मैं यदि 85 to 87 भी कहता हूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। अच्छा, क्या डेफिनेशन होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का? मार्जिनल फार्मर्स का मतलब होता है विद्यार्थी लोग जिसका 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो। राइट डाउन एवरीथिंग। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। 2 हेक्टेयर से यदि कम ज़मीन है तो उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और 2 हेक्टेयर का मतलब होता है 5 एकड़। समझे ना? 2 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 5 एकड़ के आसपास। आया समझ में ना? इसलिए हम लोग लूजली क्या बोलते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का मतलब 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन। 1 तो ऑटोमेटिकली 2 से कम है, इसलिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का डिफाइन करते हैं हम लोग सिमिलर तरीके से कि 2 हेक्टेयर से जिसका कम ज़मीन है वो स्मॉल और मार्जिनल है। मार्जिनल फार्मर्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? 1 हेक्टेयर से जो नीचे है। आ रहा है समझ में ना? ऐसे लोग को फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे नाबार्ड के हिसाब से 85% जो लैंड होल्डिंग्स है भारत में वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का ही है। देख रहे हो ना कितना ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है भाई। 85% किसान तुमको मिलेगा, यही वाले लोग सब। अब देखो इन लोग का दिक्कत क्या है कि बेचारे लोगों के पास जो लेटेस्ट जो मशीनरी होना चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, है ना, जो सीड लगाने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, एब्सेंट है, नहीं है इन लोगों के पास। दूसरी बात है कि स्मॉल फार्मर के पास कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, ना ही इनपुट में ना ही आउटपुट में। इनपुट का मतलब अब तो खुद सोचो, अब इन लोगों को सीड लगाना है, इन लोगों को फर्टिलाइज़र लगाना है, दुनिया भर का चीज़ लगाना है। अब ये जाएगा मनी लेंडर से पैसा लेने के लिए तो फिर पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा। अब पैसा दे भी देगा या फिर जो सीड जो बेचता है वही उसको पैसा दे देगा, मैं बाद में वो ट्रैप में फंस जाएगा ना। अब जब वो कोई सामान अपना जब उत्पाद करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर होगा कि हम किसी भी दाम में उसको बेच के निकाल दें, क्योंकि पैसा इनपुट का भी कर्ज में है। और दूसरी बात है कि जब प्रोड्यूस करेगा फार्मर तो कोई कंट्री में स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है कि जहाँ पे वो स्टोर कर सके। तो फार्मर्स इनपुट लेवल पे ही पीट रहा है और आउटपुट लेवल पे ही पीट रहा है। यदि ये FPOs होगा तो दोनों ही लेवल पे चेक हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि स्मॉल फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, ना ही बेचारे लोगों के पास कैपेसिटी है कि वो अपना सामान को अच्छे से स्टोर कर सके वेयर हाउसेस में या कोल्ड स्टोरेज में और सही टाइम पे बेच सके। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। स्मॉल फार्मर्स के पास देखो ना ही इनपुट है ठीक से, और वो इनपुट लाएगा भी तो जानते हो कि कितना पॉवर्टी ट्रैप होने का चांसेस है इन लोग का। और एक कंपल्सन क्रिएट हो जाएगा कि हमारा सामान किसी तरह हम बेच देते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो ये प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि ये जो इंटरमीडिएट्स है जिसको बिचौलिया कहते हैं, अब देखते हो ना कि डेयरी सेक्टर में क्या होता है कि बिचौलिया है ही नहीं बीच में। यदि तुम दूध खरीदते हो 20 रुपया का लेट्स से, तो लगभग 17-18 रुपया तो डायरेक्ट फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है।
जो दूध दे रहा है, बस 1-2 रुपये बीच में जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि तुम सब्जी 100 रुपये का ले रहे हो तो मुश्किल से 15 से लेकर 20 रुपये पहुँच रहा है फार्मर्स के पास। बीच में ही तुम्हारा मिडिल लोग सब जो इंटरमीडिएट है वही मार रहा है पैसा को। तो एफपीओ से यदि उस चीज़ को रिप्लेस कर ले तो फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में है। तो इससे फार्मर्स का यदि इनकम डबल का जो बात करते तो पॉसिबल है, मतलब इनकम डबल करना पॉसिबल है। मैं जो बीच में लकूना जो है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना होगा। उसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट माध्यम है वो एफपीओज। आ रहा है समझ में ना? तो बच्चे लोग वही लिखा गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी देखो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में समझे ना, जो क्या करता है अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पे करता है तो कुछ ही अमाउंट फार्मर्स को पहुंच रहा है, बीच में इंटरमीडिएट्स क्या कर रहा है वो मार लेता है। और दूसरी बात है कि हमारे यदि फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, तो उसको वैल्यू एडिशन का क्या समझ होगा? उसको क्या समझ होगा कि उसका टमाटो से केचप भी बन सकता है, उसको क्या समझ होगा कि उसका वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, पोटैटो से उसका लेस भी बन सकता है। उसको नहीं पता है। यदि वही पोटैटो से लेस बना के या दूसरा चिप्स बना के बेचे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। वही प्याज का वो दूसरा वैल्यू एडिशन करे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं पता है, ना उसको ब्रांड के बारे में पता है, ना उसको प्रोसेसिंग के बारे में पता है, ना उसको मार्केटिंग के बारे में पता है। ये सब जो टेक्निकल असिस्टेंट्स है ये सब एफपीओज देगा, नाबार्ड देगा, सब मिल के देगा इसको। समझे? आगे देखो तो कैसे एफपीओ एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा। देखो यहाँ पे जैसे हर एक एफपीओ में स्टूडेंट अपने ही बोर्ड होंगे, वहाँ पे उसमें डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वही फार्मर्स सभी होंगे। और जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो फिर शेयर होल्डर को बांटा जाएगा अपना। जैसे आमतौर पे एक होता है बोर्ड में, सबका सामान लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे एक फार्मर से एक फार्मर, जैसे एक गांव हो गया, एक गांव में लेट से 200 आदमी 300 आदमी एक साथ आया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, अभी टेक्निकल फिगर थोड़ी देर में दूंगा। मान लो 200 आदमी आए तो कुछ सामान देगा, सभी स्टेक होल्डर है, उसके डायरेक्टर भी बनेंगे, जिसका जो ज़्यादा होगा वो डायरेक्टर होगा। तो अब इतना सामान आ गया, इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये बेचेंगे तो कितना बार्गेनिंग पावर होगा? लॉट्स ऑफ बार्गेनिंग पावर ना। तो वही देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, हर एक एफपीओ में है ना इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इज ओन्ड बाय द फार्मर्स, फार्मर्स के ही लोग सब होंगे, और प्रॉफिट भी शेयर किया जाएगा शेयर होल्डर के बीच में। इसका मतलब जो बिचौलिया था, जो इंटरमीडिएट था, वो खत्म हो जाएगा सिस्टम। नाबार्ड देखो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। इस तरह का कोऑपरेटिव, ये एक तरह से कोऑपरेटिव ही है। एफपीओ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है। समझे ना? आ रहा है समझ में? तो इससे जो बहुत सारे जो लेयर प्रेजेंट थे मार्केट और फार्मर्स के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा। समझा? और फार्मर्स को बहुत तरीके से बेनिफिट होगा। देखो एफपीओ का थोड़ा डिटेल में देखो। एफपीओ के पास बेटर बार्गेनिंग पावर है, चाहे वो इनपुट के स्टेप में हो चाहे वो आउटपुट के स्टेप में हो। समझ रहे हो ना? देखो अब मान लो कि एक फार्मर्स को क्या करना है, फर्टिलाइजर चाहिए, नहीं दे देगा आराम से, एफपीओ आराम से दे देगा, बाद में जो होगा उसको दे दिया जाएगा। जब एक साथ फार्मर सब आएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, इनपुट आउटपुट सब हर जगह ही बार्गेनिंग पावर तुमको नजर आएगा। समझे? वही बोला है, देखो वो इनपुट दे देंगे, मार्केट इन्फॉर्मेशन भी देंगे मेंबर्स को कि देखो अभी प्याज का दाम बहुत महंगा है, प्याज होगा, फ़ायदा होगा किसान को, तो मार्केट इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, है ना, फाइनेंस दे देंगे, है ना, स्टोरेज दे देंगे, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बना देगा। और कहोगे सर फाइनेंस कैसे? तो नाबार्ड जुड़ा हुआ है, और नाबार्ड कोलेटरल सिक्योरिटी मांगेगा तो इतना जब इतना मेंबर है, इतना कमाई हो रहा है, इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन देकर ही पैसा दे देगा उसको। कोऑपरेटिव बैंक इसी तरह काम करता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। हाँ देखो ब्रांड बिल्डिंग में काम करेगा ये एफपीओस, पैकेजिंग में काम करेगा, मार्केटिंग वैल्यू एडिशन में काम करेगा, तो बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल देखो, इसमें देखो बच्चे लोग, अभी तक हमारे कंट्री में कितने ब्लॉक है? लगभग 7000 के आसपास ब्लॉक है, ठीक है। और एवरेज लिया जा रहा है कि कम से कम एक एफपीओ में, देखो एक एफपीओ में 500 फार्मर होना चाहिए, तो बड़ा है। एक गांव में कम से कम, बात समझ रहे हो ना, एक गांव का दूसरे गांव के साथ भी लिंक हो सकता है। एक ब्लॉक, कितना ब्लॉक है भारत में? 7000 के आसपास ब्लॉक है। एक एफपीओ में कम से कम 500 मेंबर्स होंगे एवरेज। और अभी यदि मेंबर कम है, मान लो 100 है 150, तो उसको मर्ज करके, इसलिए ड्राफ्ट पॉलिसी आया है कि अभी छोटे छोटे जो एफपीओ को बड़ा करो, क्योंकि जितना किसान उसके अंदर जुड़ा रहेगा उतना ही बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, उतना ही इनपुट बेटर होगा, उतना ही आउटपुट बेटर होगा उसका। आ रहा है ना समझ में तुम लोग को? तो वही बोला है, देखो इससे क्या फार्मर का जो नेट इनकम है वो और बेटर हो जाए। क्यों? वही एग्री बिजनेस, वही वैल्यू एडिशन। समझ गए ना? मार्केट देखो, मार्केट के हिसाब से वैल्यू एडिशन होगा, प्रोडक्शन होगा। जैसे अमूल मॉडल देखते हैं ना हम लोग,
अमूल मॉडल में कितना अच्छा चेन सिस्टम बना हुआ है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए कितना अच्छा वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, उसमें एक्सपोर्ट तक होता है, तो क्यों नहीं एग्रीकल्चर हमारा हो सकता है। एग्रीकल्चर में भी सेम चीज़ हम रेप्लिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफपीओस, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा एफपीओ को, है ना। उसके लिए देखो बहुत सारा उसके लिए बहुत सारा बना हुआ है स्कीम सब, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो कि 2-3 साल पहले बना था, डेडिकेटेड इसके लिए ही बना था। उसका सही प्रयोग हो सकता है, वहाँ से पैसा जाएगा एफपीओस को, एफपीओस अपना बिजनेस करेगा, फिर पैसा लौटा देगा। तो ये बेटर तरीका है, समझ गए ना। तो फाइनल शब्द क्या है स्टूडेंट? फाइनल शब्द यही है कि यस, केवल फार्मर्स को प्रोडक्शन तक ही नहीं रखा जाए, समझे ना, ब्रांडिंग तक उतारो, प्रोसेसिंग में उतारो, मार्केटिंग में उतारो। हाँ, अभी फार्मर्स बहुत कम रोल प्ले कर पा रहे हैं, मगर एफपीओस के हेल्प से यदि फार्मर्स को मार्केटिंग समझ में आ गया, ब्रांडिंग समझ में आ गया, तो फार्मर्स का बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर्स को ज्ञान होना चाहिए कि क्या वो उगा रहा है, कितना वो फसल लगाए, कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, हाँ, ड्रिप इरीगेशन, इस सब भी समझ होना चाहिए ना। बहुत पानी डाल दिए, हुआ ही नहीं, क्या फ़ायदा फिर। तो इस केस में एफपीओस क्या कर सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी दे सकता है, समझ गए ना। वो जैसे देखो मिनी किट्स का बात आया था ना, पल्सेस के लिए भी, ऑयल सीड्स के लिए स्पेशली, कि किट्स अच्छा सीड्स गांव सब में लोगों को दो, बेटर सीड्स, ताकि और अच्छे से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ये तभी हो सकता है जब पीछे से बैकअप में आपका एफपीओस रहे, समझ गए ना, कंप्लीटेड।